नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को ये ज्ञात है कि हमने इस चैनल के माध्यम से ड्राइंग की प्रिपरेशन यहाँ पर प्रारंभ की हुई है, जिसके अंतर्गत आप UGC नेट की बात करें या PGT या TGT या LT जितने भी प्रतियोगिता परीक्षाएँ होती हैं, उन प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण यहाँ पर श्रृंखलाएँ प्रारंभ हो चुकी है। आज इसी कड़ी में हमारी ये चौथी श्रृंखला है। जो चौथी श्रृंखला का जो हमारा टॉपिक है ये आपका है कला का वर्गीकरण। देखिए, कला का वर्गीकरण कितने रूपों में किया गया है, कितने प्रकार से ये किया गया है, इसको समझना अत्यंत आवश्यक होता है। यहाँ से आपकी प्रतियोगिता परीक्षाओं में क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। देखिए, प्राचीन भारत में कलाओं का अगर हम विभाजन की बात करें तो कितने प्रकार से ये किया गया है। प्राचीन भारत की अगर बात कर रहा हूँ मैं, वैदिक काल की अगर हम बात करें, वैदिक काल के आधार पर अगर हम देखें तो भारत में जो प्राचीन काल में ही अगर कलाओं का अगर विभाजन की बात करें तो दो प्रकार से यहाँ पर विभाजन किया गया है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं, यहाँ पर दो प्रकार से यहाँ पर किया गया है विभाजन। पहला जो विभाजन किया गया है वो देव शिल्प के रूप में किया गया है, दूसरा जो किया गया है मानस शिल्प के रूप में ये किया गया। ठीक है, अब देव शिल्प के अंदर क्या आता है इसको भी देखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप मेरे साथ नोट्स बनाते हुए चलिएगा। देखिए, ईश्वर द्वारा निर्मित जो भी चीज़ें ईश्वर द्वारा निर्मित किए गए हैं तो इसको हम देव शिल्प के रूप में ये जानते हैं। यूरोप में भी ये तमाम चीज़ें हुई हैं। ठीक है, तो हम कुछ भी अगर संसार में यदि कुछ ऐसी चीज़ें देखते हैं जिससे हमें ये लगता है कि हमारी आस्था जब प्रबल होती है, कि हमें ये महसूस होता है कि ये हमारे जो हमारे पूजनीय हैं या कहें जिन पे हमारी आस्था है, तो कहीं ना कहीं हम उनसे रिलेटेड उन चीज़ों को मानते हैं। ये सोचते हैं कि ये गॉड ने इन चीज़ों को निर्मित किया है, गॉड द्वारा जो चीज़ें निर्मित होती हैं तो उसे ही हम देव शिल्प कहते हैं। अब मानव शिल्प, अगर हम मानव शिल्प की अगर बात करें तो मानव द्वारा निर्मित तमाम चीज़ें, अगर मानव द्वारा क्या क्या चीज़ें निर्मित की गई हैं, आप जो भी चीज़ें प्रत्यक्ष तौर पर अपने दृष्टिपटल से यदि देख रहे हैं, जिस चीज़ को महसूस कर रहे हैं, तो वो चाहे हम कहें स्थापत्य कला के अंतर्गत बाएँ, भवन निर्माण की बात, काष्ठ कला की अगर बात करें, ललित कलाओं की अगर बात करें, तो जो भी चीज़ प्रकृति द्वारा जो तमाम चीज़ें मनुष्य और प्रकृति के समावेशी स्वरूप से जो चीज़ें निर्मित हुई हैं, वो अगर हम बात करें मानव द्वारा जिन चीज़ों को निर्मित किया गया। मूर्ति कलाओं का निर्माण किसने किया है? मानव शिल्प के आधार पर किया गया है। अगर भवन निर्माण की करें, काष्ठ कला की बात करें, काव्य कला की बात, तो ये तमाम चीज़ें मनुष्य द्वारा। अब यहाँ पर हम देखने वाली जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि वैदिक साहित्य में कलाओं का जो विभाजन उपयोगी और मौलिक कलाओं के रूप में ये किया गया है। देखिए, याद रखिएगा, देखिए वैदिक काल की ही बात कर रहा हूँ, तो वैदिक काल में अगर हम देखें तो उसके इतिहास को अगर आप पढ़ोगे तो वहाँ पर जो कलाओं का जो विभाजन किस प्रकार से किया गया है, क्या महत्व उसकी चीज़ें रखी गई हैं, क्यों इतनी उपयोगिता के रूप में या कहें उसकी मौलिकता के रूप में जो ये कलाओं का जो विभाजन किया गया है, उनका स्वरूप इस प्रकार से प्रदान किया है। एक उपयोगी कलाओं के तौर पर और मौलिक कलाओं के रूप में ये किया गया है। यहाँ पर भी दो प्रकार से साहित्य के आधार पर अगर हम देखें तो यहाँ पर ये दो चीज़ों से हमने यहाँ पर इसको विभाजित किया। अब देखिए, कलाओं का सर्वप्रथम विभाजन ये कहाँ पर देखने को मिलता है, कभी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको पता होना, बहुत पुत्र ये पंचाल ने दो भागों में इसको विभाजित किया गया था। एक तो मूल रूप में किया गया था, एक अंतराल। ये देखिए, यहाँ पर मैं इसको बना देता हूँ, एक तो मूल और अंतराल में इसको किया गया था, ये विभाजन किया था। पंचाल के अंतर्गत दो भागों में इसको विभाजित किया गया था। और इन्होंने मूल कलाओं की संख्या जो मानी थी पंचाल के अंतर्गत बहुपुत्र, ये इनके द्वारा पंचाल के अंतर्गत, तो इन्होंने मूल कलाओं की संख्याओं की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इन्होंने 64 मानी। इनको 64 कलाओं के रूप में, जो हम कलाओं को जानते हैं 64 कलाओं के रूप में जो विभाजित किया गया है, इन्हें ये 64 कला जो मानी है तो इन्हें भी हमने क्या किया है, 4 भागों में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। देखिए, ठीक है, किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट किया है इसको देखिएगा। एक तो कर्म मिश्रित है और धातु मिश्र और संयोनोपचिका या फिर उत्तर कला के रूप में हमने ये विभाजित किया। अब यहाँ पर देखो, 4 भागों में तो हमने विभाजित कर दिया। अगर हम कौटिल्य के आधार पर, अगर कौटिल्य तो पाणिनि, इन दो कलाविदों की अगर हम बात करें तो इन दो कलाविदों के आधार पर कलाओं का जो वर्गीकरण किया गया है वो
किस प्रकार से किया है, कितने प्रकार से किया है, यहाँ पर देखने वाला बात होगी। देखिए इन्होंने दो प्रकार से यहाँ पर दिखाया है। देखिए चारू न कारू और चारू, ये कारू और चारू दो कलाओं के रूप में यहाँ पर ये विभाजित हुई हैं। अगर इसमें हम बात करें तो इसमें उपयोगी कलाएं, इसके अंतर्गत कारू कला के अंतर्गत उपयोगी कलाएं इसमें हमेशा हम लेंगे, जो तमाम चीज़ें उपयोग में लाई जाने वाली जो चीज़ें होती हैं उनको। और यूरोप में भी इनको फास्टस तथा उदार आर्ट के रूप में इन्हें जाना गया है। लिबर्टी आर्ट के रूप में हम इन्हें जानते हैं, क्राफ्ट्स और लिबर्टी आर्ट के रूप में हम इन्हें जानते हैं, जिसे हम उदार ये कहते हैं। ठीक है, तो कारुकला कभी भी पूछा जाता है कि ये किससे संबंधित है, ये हमेशा उपयोगी कलाओं के आधार पर हम इन्हें जानते हैं। उपयोगी कला जो चीज़ आप अपने दैनिक जीवन में जिन चीज़ों का उपयोग करते हो वो कारुकला के रूप में आती है। व्यंजन बनाना, कढ़ाई करना, बुनाई करना, सिलाई करना, ये तमाम चीज़ें आपकी कारू कला के अंतर्गत आती हैं। अब चारू कला के अंतर्गत हम बात करें तो ये क्या क्या इनकी चीज़ आती हैं, यहाँ पर देखिए इनमें ललित कलाएं आती हैं और यूरोप में इन्हें अगर हम बात करें फाइन आर्ट के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अब हम जो बात कर रहे हैं आपसे, इस पर से तौर पर से ध्यान में रखिएगा, मैं बात कर रहा हूँ आपसे कि भैया चारू कला के रूप में, जो चारू कला है ये ललित कलाओं के अंतर्गत आती है और यूरोप में इस कला को आर्ट कहा गया। जैसे अगर हम बात करें इसमें किन किन चीज़ों का वर्णन किया गया है, जैसे इसमें आपकी 4 विधाएं इसमें दी हुई हैं। जैसे हम नृत्य की बात करेंगे और गीत की बात करेंगे, वाद्य की बात करेंगे और चित्रकला की, इन तमाम चीज़ें इसके अंतर्गत आती है। अब देखिए अगर हम पाश्चात्य विचार, अगर पश्चिमी सभ्यता के आधार पर, उनके विचारों के आधार पर देखें, उनके विचारों को मैं सर्वप्रथम हीगेल ने कलाओं का सार्थक यहाँ पर क्या किया है, विभाजन किया गया। हीगेल ने जो कलाओं का जो विभाजन किया है वो कहीं ना कहीं सार्थक रूप में इनके द्वारा विभाजन किया गया है और ललित कलाओं को इनके द्वारा 5 भागों में क्या किया गया, वर्गीकृत किया गया। अब देखिए काव्य कला के अंतर्गत, जो काव्य कला हमेशा, ये इसको याद रखिएगा, कभी पूछा जाता है काव्य कला हमेशा क्या होती है, श्रेष्ठ कला के रूप में ये मानी जाती है। काव्य कला हमेशा श्रेष्ठ रूप में होती है। और वहीं दूसरा संगीत कला, तीसरा आपके चित्रकला और चौथा आपका मूर्तिकला और 5वीं अगर हम बात करें तो ये आपकी वास्तुकला की अगर बात करें, जिसे हम कहेंगे भवन निर्माण से संबंधित जानते हैं, तो ये आपका जो है ये सबसे निम्न कोटि की आर्ट मानी जाती है, या कहें इसकी ये सबसे निम्न स्तर की ये है और काव्य कला श्रेष्ठ मानी जाती है। और हीगेल ने इंद्रियों के आधार पर अगर कहें, इंद्रियों की बात है, जो फीलिंग के आधार पर हम जो अपनी ज्ञानेंद्रियों अगर देखें, इंद्रियों के आधार पर अगर हम बात करें, कलाओं को 2 भागों में यहाँ पर क्या कर दिया गया, इनके द्वारा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इनको विभाजित किया गया। उसको पूछा जाता है कि हीगेल द्वारा इंद्रियों को कितने आधार पर इसको विभाजित किया गया है, तो आपको बताना 2 भागों में, एक तो दृश्य कला के रूप में, एक श्रवण कला के रूप में ये किया गया, जिसे हम देख सकते हैं और बोलने वाली कला के रूप में हमने इसको कह रहे हैं। देखिए दृश्य कला जिसका आस्वादन नेत्रों से होता है, रूपप्रद कला के रूप में हम जानते हैं, जैसे चित्र, मूर्ति और नृत्य, स्थापत्य। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, दृश्य कला जिन चीज़ों को मनुष्य द्वारा अपने प्रत्यक्ष रूप से, जो अपने नेत्रों से किसी चीज़ को देख सकते हैं, उसका रसापान कर सकता है या उसका स्वाद ग्रहण करके अपने अंतर हृदय में उस चीज़ को क्या कर सकता है, बसाता है, यही कला को हम क्या करते हैं, दृश्य कला के रूप में कहते हैं। अब इसके अगर हम उदाहरणों के तौर पर देखें, यदि आप किसी पर्वत श्रृंखलाओं को देख रहे हैं या मकान देख रहे हो या किसी चीज़ को अपने आंखों से जो देख पा रहे हो ना, जितनी चीज़ें आप अपने आंखों से दृश्य तौर पर देख पा रहे हो वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ, चित्रकला तमाम चीज़ें उसके अंदर आ जाती है, मूर्तिकला, नृत्य, स्थापत्य कला, ये जो तमाम चीज़ें हैं ये आप क्या करते हो, अपने हृदय ये मन से अगर कहें उसको स्वाद कर, इसमें रसापान कर सकते हो, जो आप यहाँ नेत्रों से देख सकते हैं। ठीक है, अब स्वर्ण कला की अगर हम बात करें तो इसके अंदर क्या आता है, जिसका आस्वादन स्वर्ण इंद्रियों से होता है, अरूपप्रद इनको कहा जाता है। अब ऐसी
आर्ट फॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं, जिसको हम कहीं ना कहीं अपने इंद्रियों या श्रवण के माध्यम से, सुनने की शक्ति के माध्यम से हम उसे क्या करना है, ग्रहण करते हैं, या इसको हम उस आर्ट फॉर्म में कहीं ना कहीं खो जाते हैं। अगर हम कहें काव्य को, अगर हम काव्य की बात करते हैं, जब काव्य की चीज़ें अगर हम पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं उनका सुनकर भी हमें उसे क्या होता है, उसका ज्ञान प्राप्त होता है। यदि हम किसी रामायण की बात करें, या हमारे जो पौराणिक ग्रंथ हैं या वेद हैं, या फिर किसी कवि द्वारा कविताओं का संरचना की गई है, या साहित्यकार द्वारा किसी चीज़ को लिखा गया है, तो उसका रसापान कर सकते हैं। और संगीत, जो धुन जो निकलती है, जिसको हम सुनते हैं, संगीत में हम संगीतमय हो जाते हैं। और वाद्य यंत्र जिसके खनक से कहीं ना कहीं हमारे अंतर हृदय मन में एक पसंद चिन्ह का भाव उत्पन्न हो जाता है, कहीं ना कहीं उस से हम कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी हो जाता है, कहीं ना कहीं हमारे अंतर मन वाद्य यंत्र या संगीत से कहीं सराबोर ये हो जाता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं कि आधुनिक आर्ट की अगर बात करें तो उसके अंतर्गत जो आधुनिक विद्वानों द्वारा कला का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है, ये हमें देखना होगा कि समकालीन अगर हम इसको देखें तो समकालीन विद्वानों द्वारा जो आर्ट का जो वर्गीकरण किया गया है वो किस प्रकार से किया। देखिए, यहाँ पर पहला जो है ये है उपयोगी कला के रूप में। ऊपर हमने बात की थी उपयोगी कला, माइनर आर्ट के बारे में हम अगर बात करें, इसके अंदर वही कलाएँ आती हैं जो जीवन की आवश्यकताओं की पूरी करती हैं और भौतिक जीवन को सुख और समृद्धि प्रदान करती हैं। देखिए, उपयोगी कला, हम जिन चीज़ों का उपयोग करते हैं अपने दैनिक जीवन में, जिनसे हमारा जीवन कहीं ना कहीं निरंतर गतिशील रहता है, अगर इन चीज़ों का अगर प्रयोग ना हो, कहीं ना कहीं जीवन में एक ठहराव यहाँ पर आ जाता है। अगर हम बात करें इस भौतिक जीवन में जो सुख का आनंद, जो सुख की अनुभूति हमें जो प्राप्त होती है, तो वो इसी आर्ट फॉर्म से हमें प्राप्त होती है उपयोगी कला के आधार पर। इसके अंदर हम आभूषणों को बनाते हैं, या सिलाई बुनाई या कढ़ाई इत्यादि चीज़ों से कहीं न कहीं हम क्या करते हैं, अपने दैनिक जीवन का उपयोग या भरण पोषण इत्यादि इन चीज़ों से करते हैं। ठीक है, अब ललित कला की अगर हम बात करें, मेजर आर्ट की बात करें, तो ये क्या होती है, जो कलाएँ मानसिक या फिर हम कहें आत्मिक या आनंद प्रदान करती है। देखिए, कहीं ना कहीं हमें मानसिक रूप में भी और आत्म रूप में भी, या कहें जब व्यक्ति मानसिक तौर पर अगर स्वस्थ होता है तो आत्मा के तौर पर भी वो क्या रहता है, स्वस्थ रहता है और कहीं ना कहीं आनंद की अनुभूति वो करता है। अब इसके अंतर्गत अगर हम बात करें कलाएं किस प्रकार से होती हैं, क्या चीज़ें इसमें देखिए, काव्य कला की अगर हम बात करें तो काव्य कला का मतलब होता है, इसका आधार शब्द होता है काव्य। हम कभी भी किसी रामायण या ग्रंथों को या वेदों को या फिर उपनिषदों की बात करें, या फिर हम जितने भी जो चीज़ें प्रत्यक्ष तौर पर किताबों के माध्यम से वर्णित हैं या कहीं कवि द्वारा लिखी गई, साहित्यकार द्वारा कविताओं का संग्रह कर करें, जो चीज़ हम पढ़ते हैं ना, तो अभी आप जैसे स्क्रीन पर देख पा रहे होगे, इसमें ये काव्य कला के रूप में आप अपने प्रत्यक्ष तौर पर अपने इस स्क्रीन पर देख पा रहे हो। तो इसका मतलब क्या है, अक्षर, इनका आधार क्या होता है, अक्षर होता है, हमेशा देखना है। जब हम अक्षरों के माध्यम से किसी चीज़ को पढ़ेंगे तो ये क्या हो गया, काव्य। अब अगर हम देखें यहाँ पर कि भैया ये चित्रकला की अगर हम बात करें तो चित्रकला का फॉर्म क्या होता है, इसमें इसका जो आधार होता है रंग और रेखाएं होती हैं। अगर चित्र की अगर बात करें, कभी भी ध्यान में रखिएगा, जो चित्र को अगर हम निर्मित करते हैं तो वो रेखाओं के माध्यम से चित्र का चित्रांकन होता है। जब रेखाओं द्वारा किसी चित्र का चित्रांकन होता है तो उसको सकारात्मक रूप या द्विआयामी रूप प्रदान करने के लिए जो हम रंगों का प्रयोग करते हैं, कहीं ना कहीं ये अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चित्रकला का जो फॉर्म होता है वो अगर हम कहें, ये रंग और रेखाएं इसमें महत्वपूर्ण अपनी क्या करती हैं, भूमिकाएं निर्वाह करती हैं। अगर हम तीसरे की बिंदु बात करें तो संगीत कला, जो इसका आधार अगर हम बात करें ये होता है आपका स्वर या नाद या लय की बात करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि सा रे गा मा पा धा नी सा, तो अगर हम इसमें स्वर, जो आप सभी को पता है कि स्वरों के माध्यम से ही क्या होता है, किसी लय या नाद का निर्माण होता है। ठीक है, अब जैसे स्वर की अगर हम बात करें, आप सभी इतने विद्वान हो कि ये चीज़ समझाना मुझे नहीं लगता है कि पूरा डिटेल में समझाना चाहिए, फिर भी
मेरी कोशिश है कि मैं बताऊंगा, क्योंकि आप सभी गुणी और एक अध्यापक बनने की या कहीं उच्च शिक्षाओं की तरफ आप बढ़ रहे हैं, तो कोशिश रहेगी कि संगीत को भी अच्छी तरह से समझा पाऊं। अब जैसे इसमें एक थोड़ा सा कुछ स्वर में गुनगुना के आपको ये समझाता हूँ। पिया तो से लगा जो ये मन, मैं तो हो गई हूँ रे मगन, बन के फिरूं मैं श्याम की जोगन। हाँ इस जो ये संगीत की अगर हमने बात करें तो इसका जो आधार रहा कहीं ना कहीं कंठ से निकलने वाले जो स्वर हैं सा रे गा मा पा धा नि सा, और जो स्वर निकले उसको ही हम नाद के रूप में वर्णित करते हैं। और कहीं ना कहीं जब ये वर्ड ये निकले, कहीं ना कहीं उनको हमने लयबद्ध किया, तब जाके जब हम स्वर और नाद को जब अगर हम लयबद्ध करके उसको उच्चारित करते हैं तो कहीं ना कहीं वो लय के रूप में एक संगीत उत्पन्न करता है। ठीक है, अब बात करेंगे मूर्तिकला की। अगर हम बात करते हैं मूर्तिकला का आधार हमेशा क्या होता है, माध्यम और औजार होता है। अगर आप पत्थर की मूर्ति बना रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आपको पत्थर की आवश्यकता पड़ेगी माध्यम, और उसको उकेरने के लिए या तो औजार हथौड़ी या छेनी की आपकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इतना समझ गए होंगे। अब देखिए वास्तुकला अत्यंत महत्वपूर्ण। अब वास्तुकला का अगर हम बात करें, जिसे हम स्थापत्य कला के रूप में भी जानते हैं, तो इसके अंदर भवन निर्माण इत्यादि चीज़ें हम लेते हैं। भवन निर्माण की अगर हम बात करें, यदि आप जब अपना भवन को बनाते हैं, तो जब आप भवन को बनाते हो तो उसके लिए जो तमाम चीज़ों की जो आवश्यकताएं पड़ती हैं, तो वही वास्तुकला का स्वरूप है। तो अगर इसका आधार की अगर हम बात करें, क्या क्या हमें चीज़ें चाहिए किसी बिल्डिंग को बनाने के लिए, किसी मकान को बनाने के लिए, किसी झोपड़ी को बनाने के लिए, ठीक है। तो अगर हम बात करें, तो अगर हम किसी स्थापत्य भवन को अगर देखें, भवन निर्माण की अगर बात करें, तो इसका आधार क्या होता है, या तो पत्थर होगा, या तो ईंट होगी, या फिर लोहा होगा, या बजरी होगा, या सीमेंट होगा, या तमाम चीज़ें जो हम जिनका प्रयोग करते हैं, इन तमाम चीज़ों से जो निर्मित होता है वो आपका वास्तुकला का निर्माण यहाँ पर किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर विशेषताओं के आधार पर अगर हम बात करें तो उसको भी महत्वपूर्ण तरीके से देखते हैं। विशेषताओं और अध्ययन की सुविधाओं की दृष्टि से अगर हम देखें, देखिए आपकी विशेषताएं क्या है और उसके अध्ययन की दृष्टि से अगर हम देखें तो ललित कलाओं का वर्गीकरण किस प्रकार से यहाँ पर किया गया है, देखिए। ठीक है, पहला वर्गीकरण आप देख पा रहे होंगे, आप स्थिर कलाएं यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें इस स्थिर कलाएं के अंतर्गत चित्र में मूर्ति वास्तु कलाएं ये आती हैं। ठीक है, इन्हें देश सापेक्ष भी इन्हें हम कह जाते हैं। देखिए इसमें जो स्थिर मतलब कोई चीज स्थिर अवस्था में है, मान लीजिए आपकी कोई मूर्ति है, आपने कोई दीवार पे पेंटिंग टांगी हुई है, या वो कुछ भवन निर्माण बनाए जो अपनी जगह पर पूर्ण रूप से क्या है स्थिर रूप में वो अपने फॉर्म को लिए हुए है, तो वही आपकी स्थिर कलाएं आती हैं। अब गतिशील कलाएं क्या होती है, जिसमें गति प्रदान होती है। जैसे आप देख पा रहे हो कि इसमें क्या होता है, संगीत नित्य काव्य कलाएं इसके अंतर्गत आती हैं, और इस काल में सापेक्ष इन्हें भी हम कहते हैं। संगीत की बात है, गति, मैंने जिस गति से किसी संगीत को उच्चारित किया या किसी गाने को लयबद्ध तरीके से गाया, तो कहीं ना कहीं इसमें फ्रिक्वेंसी है, इसमें गति है। यदि कोई नृत्यांगना कोई नृत्य का प्रदर्शन करती हैं तो उसके हर मूवमेंट में या उसकी हर गति को कहीं ना कहीं प्रदान करती है। उसके जो भाव भंगिमाएं हैं या कहें उसके जो पैरों का जो तालमेल है, कहीं ना कहीं उसको वो गति प्रदान करती है। काव्य की अगर हम बात करें तो काव्य के अंदर हम देख लें कि भैया खूब लड़ी मर्दानी थी वो तो झांसी वाली रानी थी, कहीं ना कहीं इसमें भी क्या है एक लय एक रिदम बन रहा है जो गति को कहीं ना कहीं निरूपित करता है। ये आपकी गतिशील क्रियाएं, ये कलाएं ये होती हैं। अब सहज कलाएं क्या होती हैं, यहाँ पर देख पा रहे होगे आप, 3 भागों में जो हमने विभाजित किया है। सहज कलाएं, इसमें गति, इसमें गीत, नृत्य, कविता, अभिनय कलाएं इसमें। कहने का मतलब है कि सहज कलाएं जो अभिनय के माध्यम से जिन चीज़ों को हम
प्रस्तुत करते हैं किसी दर्शक विशेष के रूप में, और इन कलाओं की जो रचना है किसी अतिरिक्त सामग्री या उपकरण की आवश्यकता इसके अंतर्गत नहीं होती है। ठीक है, याद रखिएगा। जो सहज कलाएं होती हैं इसमें किसी भी अतिरिक्त सामग्री या उसकी उपकरण या उसकी आवश्यकता की हमें यहाँ पर क्या होती है, जरूरत नहीं होती। तो यहाँ पर हम जो देखते हैं, यहाँ पर गीतों को देखते हैं, नृत्य को देखते हैं, कविताओं को, किस प्रकार से कोई अभिनय करता है, कोई कलाकार किस चीज़ को उसको अपने आप में लेकर उसको निपुणता से निभाने की कोशिश करता है, जो अपने अभिनय के द्वारा इस चीज़ को प्रकट करता है। अगर हम कहें शिक्षा की दृष्टि से अगर कला का वर्गीकरण करें, कलाओं का वर्गीकरण कहता हूँ किस प्रकार से, अगर हम एजुकेशन से रिलेटेड अगर इसको डिफाइन करें तो इसको देखिए, हमेशा कलाएँ क्या होती हैं, दो प्रकार की होती है। तो एक तो व्यावसायिक कला होती है, एक उदार कलाएँ होती हैं। देखिए ये हमेशा आप देख पा रहे होंगे कि आप जैसे फाइन आर्ट को लेते होंगे तो ये व्यवसायिक कला के अंतर्गत आ जाती है। और उदार कलाएं अगर हम बात करें तो संगीत और व्याकरण और तर्क भाषण, देखिए इन चीज़ों का। अब बात करेंगे तो व्यवसायिक कला, तो ये व्यावसायिक कला के अंतर्गत रंगाई, छपाई, बढ़ाई, मिस्त्रीगिरी, जिन चीज़ों से आपको कहीं ना कहीं निजी रूप में कहीं ना कहीं लाभ होता है, कहीं ना कहीं आपके घर गृहस्थी की जो दिनचर्या जो चलती है, कहीं रोजी रोटी जो चलती है, व्यावसायिक कला के माध्यम से किसी व्यक्ति को रंग करता है, रंग करने के पश्चात मकानों में या कहीं भी जाता है तो उससे कहीं ना कहीं उसको कहीं ना कहीं एक श्रम के माध्यम से उसे क्या मिलता है, उसका स्वरोजगार मिलता है या उसके एवज में उसको कहीं ना कहीं धनराशि मिलती है। अब छपाई, कहीं पर ही आप किसी पेंटिंग ब्रश में कोई कार्य कर रहा है, छपाई का कार्य कर रहा है या बढ़ाईगिरी का कर रहा है, मिस्त्री कर रहा है, राजमिस्त्री का कार्य, और कहीं ना कहीं ये चीज़ें। अब उदार कलाएँ क्या होती है, संगीत कला या व्याकरण या तर्क या भाषण, ये तमाम चीज़ें उदार कलाएँ के अंतर्गत आ जाती है। अब मूर्तता के आधार पर अगर हम देखें तो कलाओं को किस प्रकार से को विभाजित किया, मूर्त कला की अगर बात करें और मूर्त, ये मूर्त कला क्या होती है, मूर्ति चित्र, ये मूर्ति या चित्रकला के अंदर हम इसको मूर्त कला को। अमूर्त क्या होता है, जिसका किसी भी आकार या कोई चीज़ हमें देखने को नहीं मिलती है तो वो आपके अमूर्त होगी। काव्य और संगीत, किसी भी प्रकार के इसमें हमें चीज़ें दिखाई नहीं देती जो हमारे दृष्टिपटल से हम किसी चीज़ का अनुसरण नहीं कर सकते हैं, तो अमूर्त कला जो हमें प्रत्यक्ष तौर पर दिखाई नहीं देती है। ठीक है, अब बात करेंगे जो भरत मुनि के अनुसार अगर हम कलाओं का वर्गीकरण को देखें तो कितने प्रकार से ये वर्गीकरण किया गया है, तो दो प्रकार से किया गया है। एक तो मुख्य कलाएं होती हैं, एक गौड़ कलाओं के रूप में क्या किया गया, भरत मुनि ने इन दो को विभाजित किया गया। अब मनोवैज्ञानिक आधार पर अगर हम देखें तो कलाओं का वर्गीकरण किस प्रकार से, मनोवैज्ञानिकों ने किस प्रकार से कला का वर्गीकरण किया गया। यहाँ पर तीन प्रकार से इनके द्वारा वर्गीकरण, यहाँ पर पूछा जाएगा कितने प्रकार से किया गया है, तो आपको पता होना चाहिए तीन प्रकार से किया गया है। तो अगर हम भरत मुनि के आधार पर देखें तो यहाँ पर दो कलाओं के रूप में यहाँ पर विभाजित किया, मुख्य और गौड़ कला के रूप में किया। यहाँ अलंकारात्मक, ये अनुकरणात्मक, ये भावात्मक रूप में ये किया गया। अब देखेंगे कि विभिन्न ग्रंथों में कलाओं की मान्यता का वर्गीकरण किस प्रकार से यहाँ पर किया गया। ये वाला जो पोर्शन है ना अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसे नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन, यहाँ से एक दो क्वेश्चन तो पक्के बनते हैं, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है, इसको नोट कर लीजिए। देखिए दोस्तों, जो भी बच्चा ऑनलाइन क्लासेस गूगल मीट के माध्यम से लेना चाहता है, जैसे आप सभी को पता है कि हम यूट्यूब के माध्यम से कम वीडियो डाल पाते हैं, और जो हमारा जो निरंतर जो हमारे जो चैप्टर चल रहे हैं, जो 5 तारीख से 5 अगस्त से हमारी क्लासें नियमित रूप से चल रही हैं, चाहे आप नेट की तैयारी कर रहे हो या पीजीटी या टीजीटी या एलटी या तमाम जितने भी प्रतियोगिता परीक्षाएं अगर तैयारी करें तो आप वहाँ जुड़ सकते हैं। कमेंट सेक्शन पर आप पूछ सकते हैं, मैं आपसे स्वयं कांटेक्ट कर लूँगा। ठीक है, तो अगर आपको जुड़ना है तो वहाँ पर जुड़ सकते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम विभिन्न ग्रंथों की कलाओं की मान्यताओं के आधार पर अगर हम बात करें तो ग्रंथों का नाम और कलाओं की संख्या देखिए, याद रखिएगा। देखिए अगर मैं बात करूँ प्राचीन काल से, अगर हम 21वीं सदी में जब जा रहे हैं तो कलाओं का जो स्तर है तो धीरे धीरे, जैसे ललित कला का विस्तार से अगर हम 86 कलाओं को अगर देखें तो यहाँ से धीरे धीरे अगर वर्तमान समय तक अगर आज की स्थिति में देखें तो कलाएं सिर्फ 5 कलाओं में आके सिमट गई है। पहले कलाओं का जो विस्तार बहुत अधिक हुआ करता था, लोग इसके प्रति बहुत ज़्यादा सक्रिय रूप से कार्य करते थे। आज कहीं ना कहीं कलाओं का कहीं ना कहीं ह्रास हो रहा है, कहीं ना कहीं इसके लिए स्वयं मनुष्य जिम्मेदार है।
जबकि कलाओं की संख्या बढ़ने की अपेक्षा कहीं न कहीं उसमें कटौतियाँ यहाँ पर हो रही। अब यहाँ पर देखिए ललित कला का अगर हम बात करें तो ललित कला पहले नंबर पर आप देखें ललित कला का विस्तार, इसमें कलाओं की अगर संख्या पूछी जाती तो 86 यहाँ पर कलाओं की संख्या थी। और फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर प्रबंध कोष की अगर बात करें तो वहाँ पर 72 कलाएँ आ गई। देखिए 86 से 72 के बीच में ये आ गया। वहीं कामसूत्र में कुल कलाओं की संख्या 64 थी। और कालिका पुराण की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी आपकी 64 कलाओं का उल्लेख यहाँ पर दिया हुआ है। और काव्य शास्त्र की बात करें तो यहाँ पर भी 64 कलाओं का जिक्र है। कादम्बरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी 64 कलाओं का जिक्र किया गया। अग्नि पुराण हो गया या सामवेद हो गया, इन दो कलाओं में भी क्या अग्निवेद और सामवेद में भी 64 कलाओं का क्या क्या जिक्र यहाँ पर हुआ है। और वहाँ अगर हम गए सबसे महत्वपूर्ण इसको देखिए कला विलास की अगर हम बात करें तो कला विलास के अंदर जो कलाएं हैं यहाँ पर आपके 350 कलाओं का यहाँ पर क्या है जिक्र किया है कला विलास के अंदर। और शुक्र नीति की अगर बात करें तो यहाँ पर इसमें भी 64 कलाओं का क्या है जिक्र है। और आपने यहाँ पर कभी बहुत दफ़े यहाँ पर सुना होगा कि कश्मीरी पंडित जो क्षेमेंद्र ने जो अपनी पुस्तक जो लिखी हुई है, इनके द्वारा जो पुस्तक को लिखा है कला विलास, इनके द्वारा ये पुस्तक रची है। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कला विलास किसके द्वारा लिखी गई है, कश्मीरी पंडित क्षेमेंद्र ने ये पुस्तक इनके द्वारा। इसमें कुल कलाओं की अगर संख्या की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 350 कलाओं का यहाँ पर इन्होंने वर्णन किया गया। अब इन 350 कलाओं को किस प्रकार से इन्होंने विभाजित किया गया है अलग अलग कलाओं में, देखिए यहाँ पर जन उपयोगी कला की अगर हम बात करें तो इन्होंने जना उपयोगी कला को 64 कलाओं के अंदर इसको विभाजित किया। और वहीं पर सुनारों की कलाओं को अगर बात करें तो यहाँ पर इन्होंने 64 कलाओं और वैश्या की यहाँ पर 64 कलाएँ और भेजज जो 10 और काव्य स्तर ये है, ये आपकी 16 कलाओं में यहाँ पर सार कलाएँ की अगर बात करें तो यहाँ पर 100 कलाएँ यहाँ पर सार के अंदर दिया है। और 32 कलाएँ जो हैं धर्म काम मोक्ष से संबंधित ये कलाओं का यहाँ पर उल्लेख किया गया है। दोस्तों इनको आप नोट कर लीजिएगा, ये अत्यंत महत्वपूर्ण ये श्रृंखला ये थी। यदि आप लोगों को ये श्रृंखला कहीं ना कहीं आपके एग्जाम के लिए यदि हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में अपना सुझाव दें कि आपकी क्लासेस कैसी लग रही है। अगर आपको क्लासेस ज्वाइन करनी है तो मुझे पर्सनली आप कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं आपको जो हमारा जो नियमित 9 बजे से जो हमारी क्लासेस चलती हैं और उसका अधिक से अधिक बच्चे उसमें आप फ़ायदा उठाएं और उसको ज्वाइन करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।